बच्चों कैसे हो आप सब। तो बच्चों आप जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो प्रश्न बैंक है ये कक्षा 12वीं के लिए भी आ गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रसायन शास्त्र का जो प्रश्न बैंक आया है, ठीक है, एमपी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इस प्रश्न बैंक में आए हैं उनको कवर करेंगे, सारे एमसीक्यू को। ठीक है, फिर उसके बाद हम विस्तृत क्वेश्चनों को भी देख लेंगे। बच्चों जो पहला अध्याय है अपना क्या है, अध्याय 1 और ठोस अवस्था, उसमें अपन देखते हैं एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो जो प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, वो दिया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न 1 है उसमें लिखा है कि सीजियम क्लोराइड में यदि सीजियम धनायन की समन्वयन संख्या 8 हो तो क्लोराइड, ठीक है, की समन्वयन संख्या कितनी होगी। तो बच्चों मान लो यहाँ पे ये क्लोराइड है आयन। ठीक है, तो क्लोराइड आयन की समन्वयन संख्या भी कितनी रहेगी, 8, क्योंकि ये 8 सीजियम जो धनायन है इनसे घिरा रहेगा। इसी प्रकार जो सीजियम धनायन है ये 8 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है, अर्थात इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 8। अगला क्वेश्चन पूछा है बच्चों यहाँ पे कि षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये किसका उदाहरण है बच्चों, एक ग्रेफाइट का। ठीक है, जिसकी संरचना कैसी होती है, षटकोणीय या हेक्सागोनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ग्रेफाइट अपना। फिर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा मोम उदाहरण है। तो मोम क्या होता है, ये तो कोई ठोस होता ही नहीं बल्कि ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है कि अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल में, ठीक है, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अर्थात जो बीसीसी टाइप की सेल है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, आपको पता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि घनी जो इकाई सेल है, सरल घनी सेल, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी रहती है, 1। ठीक है, जो बीसीसी प्रकार अपन यहाँ पे देख रहे हैं इसमें अंतः केंद्रित घनी सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। और जो एफसीसी है, फलक केंद्रित घनी, ठीक है, सेल, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है कि समचतुष्फल की सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा कितनी होगी। तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है, आर धनायन, ठीक है, उसके बटे में होता है आर ऋणायन। और इसकी जो सीमा होती है वो कुछ इस प्रकार लिखी जाती है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन वो रहेगा सही, लेकिन इसमें थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये रहता है 0.225 से 0.414 तक, ये पूरी इसकी क्या रहती है बच्चों, एक सीमा रहती है। तो इसका ये सही आंसर रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इस टेबल में देख सकते हो जो संरचना है, जैसे त्रिकोणीय संरचना है। ठीक है, इसके लिए समन्वयन संख्या कितनी होती है, 3। और इसका त्रिज्या अनुपात कितना होता है, 0.155 से 0.225 तक। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, बेरियम ऑक्साइड। अब बच्चों यहाँ पे जो चतुष्फल की संरचना है जैसे हम देख रहे हैं, इसके लिए जो समन्वयन अंक रहता है बच्चों ये 4 रहता है। और यहाँ पे त्रिज्या अनुपात कितना होता है, 0.225 से 0.414 तक। और जिंक सल्फाइड इसका एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, और भी बच्चों अपन आगे देख लेते हैं। जो अष्टफल की संरचना रहती है बच्चों, इसके लिए समन्वयन संख्या कितनी रहती है, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये रहता है 0.414 से 0.732 तक, इसका क्या रहता है बच्चों, त्रिज्या अनुपात रहता है, जैसे NaCl क्रिस्टल। ठीक है, तो NaCl क्रिस्टल में क्या रहते हैं, 6 धनायन 6 ऋणायन से घिरे रहते हैं, समन्वयन संख्या कितनी होती है, 6। फिर आता है बच्चों यहाँ पे घनी, इसकी समन्वयन संख्या कितनी रहती है, 8। और यहाँ पे क्या रहता है 0.732 से 1.00 तक क्या रहता है, इनका त्रिज्या अनुपात रहता है। और एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सीजियम क्लोराइड, और इनकी समन्वयन संख्या 8 होती है, जैसे कि अपन ने अभी पहले वस्तुनिष्ठ में देखे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा बच्चों, एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में, ठीक है, ऋणायन विद्यमान हो तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये ऋणायन है। ठीक है, ये सभी क्या है बच्चों, यहाँ पे ऋणायन है, और ये क्या है हमारे धनायन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ऋणायन का स्थान था, ऋणायन के स्थान पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार से जब संरचना बनती है तो उसको क्या कहते हैं अपन, एफ केंद्र कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों है यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो एक वाक्य में फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो चतुष्फल की रिक्तिका रहती है इसका त्रिज्या अनुपात लिखिए। तो त्रिज्या अनुपात आपको पता है 0.225 से कितना रहता है, 0.414 तक, जैसे कि अपन ने अभी यहाँ पे देख चुके हैं। अगला बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने से विद्युत चालकता धात्विक पदार्थों कैसी होती है, घट जाती है। कैसी हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है इनकी चालकता में। बच्चों यहाँ पे लिखा है कि समन्वयन संख्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, समन्वयन संख्या क्या है।
तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी आयन के चारों ओर विपरीत आवेश वाले आयनों की संख्या, ठीक है, किसी आयन के चारों ओर विपरीत आवेश वाले आयनों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे मान लो यहाँ पे जो क्लोराइड है ये कैसा आवेश है, ऋणावेशित होता है, और ये इसका विपरीत आवेश क्या होता है, सीजियम। अब जितने सीजियम इसको चारों तरफ घेर लेंगे, ठीक है, उनकी संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, जो कि इनके लिए कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। अर्थात किसी आयन के चारों ओर विपरीत आवेश वाले आयनों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। अगला बच्चों यहाँ पे लिखा है कि इकाई कोशिका क्या है। तो इकाई कोशिका यहाँ पे अपन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है कि जालक बिंदुओं से बने त्रिविमी प्रतिरूप को, ठीक है, ये जालक बिंदु है, ठीक है, ये सारे क्या है बच्चों अपने यहाँ पे जालक बिंदु हैं, ठीक है। इसमें अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, ठीक है। तो जालक बिंदुओं से बने त्रिविमी प्रतिरूप को क्रिस्टल की एक कोशिका या इसको इकाई कोशिका कहते हैं। इसी प्रकार ढेर सारी इकाई कोशिका मिला के किसका निर्माण करती हैं बच्चों, क्रिस्टल का, ठीक है। तो ये इकाई कोशिका की डेफिनेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि 60 की दोष होने पर क्रिस्टलों को घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों इनका घनत्व कैसा हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। 60 की दोष होने से एक धनायन और एक ऋणायन क्या होते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात इनकी घनत्व में कैसी हो जाती है, कमी आ जाती है। बच्चों यहाँ पे कि डोपिंग क्या है, तो जो क्रिस्टल है, ठीक है, मान लो कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में क्या करेंगे हम, विद्युत चालकता उत्पन्न करने के लिए कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, ठीक है। तो अशुद्धि मिलाने की घटना क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में रासायनिक बल गतिकी में। यूनिट नंबर 2 और 3 में क्या है, कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम सीधे क्या कर रहे हैं, अध्याय 4 में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, ठीक है, टी हाफ का मान क्या होगा। तो जो टी हाफ है बच्चों ये इस प्रकार होता है, कितना होता है, 0.693 के बट्टे क्या होता है, के, ये इसका अर्धायुकाल रहता है, ठीक है। तो जो प्रश्न नंबर 2 है इसको दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। यदि मान लो यहाँ पे लिखा है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है, खाली स्थान पर निर्भर करता, तो ये क्वेश्चन बच्चों गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अभिक्रिया का वेग, ठीक है, वेग स्थिरांक, ठीक है। यहाँ पे आंसर में आएगा क्या, सांद्रता, और पर निर्भर, और यहाँ पे आ जाएगा नहीं करता है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। या तो क्वेश्चन फिर कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ पे सिर्फ पूछे कि अभिक्रिया का वेग और यहाँ पे स्थिरांक रहे ना, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, फिर यहाँ पे सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। कुल मिला के रिक्त स्थान में सांद्रता ही आएगी। यदि वेग स्थिरांक पूछेगा तो यहाँ पे निर्भर नहीं करता है लिखना पड़ेगा। कि अणु संख्या, ठीक है, सदैव होती है। तो सदैव कैसी होती है बच्चों, ये पूर्णांक होती है, या फिर धनात्मक भी लिख सकते हैं, क्योंकि अणु संख्या हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। क्या बोलते हैं, आणविकता बोलते हैं, ठीक है। अणु संख्या या आणविकता ये कैसी होती है, हमेशा पूर्णांक होती है या धनात्मक होती है। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है कि तीव्र अभिक्रियाएं खाली स्थान सेकंड से भी कम समय में संपन्न होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻14 से 10⁻16, ठीक है। सेकंड से भी कम समय में कैसी हो जाती हैं, ये संपन्न हो जाती हैं, बहुत कम समय में, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों यहाँ पे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 धन Cl2, तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, और क्या बनता है यहाँ पे 2HCl बनता है। तो ये एक एग्जाम्पल इस प्रकार लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है बच्चों कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम किसने दिया था। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्या, यहाँ पे आ जाएगा गोल्डबर्ग, ठीक है, एंड बागे, ठीक है। गोल्डबर्ग एवं बागे ने क्या दिया था, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम दिया था। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है कि यहाँ पे द्वितीय कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कितनी हो जाएगी। यहाँ पे ये लिखी हुई है, क्या लिखी है, ठीक है, मोल की घात -1 लीटर और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। अब बच्चों बात करते हैं अपन अध्याय 5 की, जिसका नाम है सतह रसायन, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोषक की निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों भौतिक और रासायनिक प्रकृति दोनों पर क्या करेगी, ये निर्भर करती है, ठीक है। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है। तो आपको सभी को पता है बच्चों, जो उत्क्रमणीय अधिशोषण है वो भौतिक अधिशोषण को कहते हैं। जो रासायनिक अधिशोषण होता है ये कैसा होता है बच्चों, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। यदि एक बार संपन्न हो गया तो हो गया।
फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है कि निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्च, गोंद और जेलेटिन है, ये सभी क्या होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड बनाते हैं। यहाँ पे जो धातु सल्फाइड है ये क्या बनाता है, द्रव विरोधी कोलाइड बनाता है। तो इसका उपयोग क्या होता है, हम द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कि अवक्षेपण, यहाँ पे लिखा है कि अवक्षेपण का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन, मतलब अवक्षेप को क्या करें हम, कोलाइडी विलयन में परिवर्तित कर दें। तो इस अभिक्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं बच्चों पेप्टीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, पेप्टीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि वैद्युत अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण क्या कहलाता है बच्चों, स्कंदन कहलाता है। अवक्षेपण क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। फिर लिखा है बच्चों यहाँ पे धुआं खालिस्तान कोलाइड है, तो कैसा है, ऋणावेशित कोलाइड है धुआं। ठीक है, क्योंकि धुएं में ऋणावेशित कार्बन कण कैसे होते हैं, ठीक है, धुएं में ऋणावेशित कार्बन कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, हाइडी-सोल्जे का नियम है स्कंदन की क्षमता से संबंधित था। ठीक है, या तो स्कंदन लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो स्कंदन की क्षमता से संबंधित है। अब बात करते हैं बच्चों अपन अध्याय 7 की, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति है। यहाँ पे लिखा हास्य गैस का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो आपको पता है हास्य गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड या N2O को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा N2O। फिर बच्चों यहाँ पे लिखा है कि कैल्कोजेंस तत्व। ठीक है, समूह 16 के तत्वों को क्या कहते हैं अपन, कैल्कोजेंस तत्व कहते हैं। ठीक है, या चैल्कोजेंस भी इनको कई बार पढ़ते हैं, समूह 16 के तत्वों को। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर वाले जो तत्व हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, कैल्कोजेंस कहते हैं। फिर बच्चों समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो आप सभी को पता है ये क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, हैलोजन। ठीक है, कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, हैलोजन। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की क्लोरीन की खोज किसने की थी, तो आप यदि याद ना आए तो यहाँ पे सिर्फ सीले करके लिख सकते हैं। ठीक है, सीले नामक के एक वैज्ञानिक थे, इनने क्या किए हैं, क्लोरीन की खोज किए थे। पूरा नाम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा क्या, कार्ल, ठीक है, विल्हेल्म्स, ठीक है, कार्ल विल्हेल्म्स सीले। ठीक है, इनका ये पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे लिखा है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला दिया है यहाँ पे H2S। ठीक है, तो जो H2S है बच्चों आपको पता है कि ये क्या है, प्रयोगशाला अभिकर्मक है। क्या है, प्रयोगशाला अभिकर्मक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया H2S को, क्या लिख दिया यहाँ पे, लैब रिएजेंट या प्रयोगशाला अभिकर्मक। फिर यहाँ पे नारंगी धूम। ठीक है, तो ये किसका बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड का बनता है। ठीक है, यहाँ पे नारंगी धूम किसका बनेगा, CrO2Cl2। ठीक है, इसका नारंगी धूम प्राप्त होता है अपने को। फिर बच्चों क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का विरंजन क्या कहलाता है, तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का विरंजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण क्रिया। फिर है बच्चों यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखा है रासायनिक रूप से, ठीक है, अक्रियाशील। यहाँ पे अभिक्रियाशील लिखा लेकिन यहाँ पे होना चाहिए क्या, अक्रियाशील। तो अक्रियाशील कौन होते हैं बच्चों, उत्कृष्ट गैस कैसे आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए आ जाएगा। यहाँ पे रासायनिक रूप से अक्रियाशील कौन होती हैं, उत्कृष्ट गैसें। फिर बच्चों साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस क्या होती है बच्चों, नियान होती है। ठीक है, जो अपने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होते हैं जिसमें चमक उत्पन्न करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे नियॉन का यूज़ करते हैं। यह अध्याय 8 की डी एवं ए ब्लॉक के तत्वों की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उनको पूर्ण करना है। यहाँ पे लिखा है कि डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व बच्चों इनका नाम क्या है, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। ठीक है, फिर है ए ब्लॉक के तत्व। तो ए ब्लॉक के तत्व बच्चों ये क्या है, इनर ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं या फिर कहलाते हैं ये आंतर संक्रमण तत्व। क्या कहलाते हैं, आंतर संक्रमण तत्व। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है बच्चों तृतीय रिक्त स्थान, इसमें लिखा है कि संक्रमण तत्वों के आयन कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं रंगीन। कैसे होते हैं, रंगीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, रंगीन होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 लिखा है कि डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी में, ठीक है, संक्रमण तत्वों के रूप में करते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में अध्ययन संक्रमण तत्वों के रूप में होता है। फिर है संक्रमण तत्व ऊष्मा एवं विद्युत के कैसे होते हैं बच्चों, सुचालक होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व सभी धातुएं होती हैं और धातुएं कैसी होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं।
अब बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पे कि सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे जो लाल रक्त कोशिका है, ठीक है, इसका आंसर आएगा Fe या आयरन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्टिनाइड, तो आप सभी को पता है जो एक्टिनाइड है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में जाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर है लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड में क्या जाएगा बच्चों 4f उपकोष में इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो क्या जाएगा 4f। प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों 3D में जाते हैं, 3D उपकोष में, तो इसका आंसर 3D आ जाएगा। और परमाणु क्रमांक 28 बच्चों आप सभी को पता है किसका होता है, निकल का। तो ये सही जोड़ी आपकी बन गई। जो आती है बात अध्याय 9 की उपसंयोजी रसायन की। यहाँ पे पहला दिया है रिक्त स्थान, तो यहाँ पे लिखा है उपसंयोजन संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को खाली स्थान कहते हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों CMA या केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, इसका आंसर जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है EDTA है, खाली स्थान है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये षड्दंतुर लिगैंड है। कैसा है, षड्दंतुर लिगैंड है, कौन, EDTA। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बच्चों उपसंयोजी यौगिकों का रंग होता है खाली स्थान के कारण, तो यहाँ पे आ जाएगा DD संक्रमण के कारण, ठीक है, DD संक्रमण के कारण ये रंगीन दिखाई देते हैं। फिर है बच्चों यहाँ पे कि ज्यामिति समअवस्था खाली स्थान संकुल में पाई जाती है, तो या तो चतुष्फल की लिख सकते हो आप या अष्टफल की, ठीक है। जो चतुष्फल की संकुल है और अष्टफल की संकुल ये दोनों ज्यामिति समअवस्था दर्शाते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे समन्वय संख्या, ठीक है। तो केंद्रीय परमाणु से दाता परमाणु जो जुड़े रहते हैं उनको क्या कहते हैं, लिगेंड, और जितने लिगेंड जुड़े रहते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम लिखिए। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक में एक तो एल्यूमिनियम भी रहता है और दूसरा क्या रहता है, टाइटेनियम भी, ठीक है। क्योंकि जिगलर नाटा उत्प्रेरक का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है Al, ठीक है, C2H5 थ्राइस, और धन यहाँ पे क्या होता है टाइटेनियम Cl4, ठीक है। तो यहाँ पे दो धातु हैं, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा है कि किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं। तो जो बहुतंतुर लिगेंड होते हैं, ठीक है, वही क्या करते हैं, किलेट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, बहुतंतुर लिगेंड। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है कि टेट्रा कार्बोनिल निकिल का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल क्या हो जाएगा, निकिल CO4। ये क्या है बच्चों, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अगला है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजी जो यौगिक रहते हैं उनके रंग का क्या कारण है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, DD संक्रमण होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो D उपकोष है वो दो भाग में टूट जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है। ये टूट जाता है EG और T2G में, EG और T2G में। तो EG से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाते हैं, इनमें ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, अर्थात EG से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, T2G में, अर्थात DD उपकोष में क्या हो जाता है, ये DD प्रकार का संक्रमण हो जाता है। इसके कारण क्या हो जाते हैं, ये रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है। जो उपसंयोजी यौगिक है ये रंगीन दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि बर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं की कितने प्रकार की संयोजकता होती है। तो बच्चों बर्नर के सिद्धांत के अनुसार 2 प्रकार की संयोजकता होती है, इनका नाम लिख लेना, क्या, प्राथमिक संयोजकता या इसको आयनिक संयोजकता भी बोलते हैं, और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता जिसे अनआयनिक संयोजकता भी बोलते हैं। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पे, ठीक है, CO, ठीक है, NH3 और यहाँ पे जो Cl3 है। तो यहाँ पे जो Cl3 है ये बहुत आसानी से आयनित हो जाती हैं क्योंकि उपसंयोजी क्षेत्र के बाहर हैं या आयनन क्षेत्र में है। तो इसलिए जो Cl हैं यहाँ पे ये हैं बच्चों प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता, इनको कहते हैं जितने भी Cl जुड़े यहाँ पे, ठीक है। और बचे हुए जो CH3 हैं जो उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर हैं ये आयनित नहीं होते हैं, अर्थात अनायनित रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, द्वितीयक संयोजकता। फिर बच्चों अध्याय 13 यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पहला विकल्प दिया है कि एनिलीन, अमोनिया और एथिलअमीन और डाईएथिल अमीन में सबसे प्रबलतम क्षार कौन सा है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे प्रबलतम जो क्षार है ये डाईएथिल अमीन है, ठीक है, ये सबसे प्रबल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 एल्किल समूह होते हैं, ठीक है। 2+I के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होता है, आसानी से इनके इलेक्ट्रॉन युग्मों को यूज़ कर पाता है क्षारकता में।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा है कि बेंजीन का सांद्र HNO3, ठीक है, और H2SO4 द्वारा नाइट्रीकरण पर सक्रिय रूप से भाग लेता है, ठीक है। तो इन दोनों की अभिक्रिया से बच्चों यहाँ पे क्या बनता है, नाइट्रोनियम आयन बनता है, जिसको बोलते हैं NO2+ आयन, ठीक है, जो कि बेंजीन से क्या करता है, जुड़ता है, ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन बनाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोनियम। फिर बच्चों यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे लिखा है कार्बिल एमीन परीक्षण। तो जो बच्चों कार्बिल एमीन परीक्षण है, ये क्या करते हैं, प्राथमिक एमीन देते हैं, ठीक है, जिनकी प्राथमिक एमीन से क्लोरोफॉर्म और क्षार से अभिक्रिया होती है तो दुर्गंधयुक्त पदार्थ बनता है, ठीक है, अपन ने अभिक्रिया पढ़े हैं। अगला है बच्चों यहाँ पे हाफमैन ब्रोमाइड परीक्षण। तो हाफमैन ब्रोमाइड परीक्षण बच्चों एमाइड के लिए होता है, ठीक है। फिर है बच्चों ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन से क्या होता है बच्चों, एल्किल हैलाइड की अमोनिया से अभिक्रिया होती है इसमें, और इसमें 3 प्रकार के अमीन बनते हैं, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन एवं तृतीयक अमीन, तीनों मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन अमोनी अपघटन। फिर बच्चों जो युग्मन अभिक्रिया है, ये किसके लिए, जो रंजक में देखने को मिलती है अपने को, युग्मन अभिक्रिया। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी मिलान है। तो सैंडमेयर अभिक्रिया। बच्चों सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है, अपन क्यूपरस हैलाइड उत्प्रेरक लेते हैं। क्यूपरस हैलाइड मतलब CuCl या CuBr, ठीक है, इन दोनों में से कोई लेते हैं। जैसे मान लो अपन यहाँ पे सैंडमेयर अभिक्रिया देख रहे हैं, यहाँ पे डायजोनियम साल्ट है, इसकी क्यूपरस ब्रोमाइड से अभिक्रिया हो रही है HBr की उपस्थिति में, तो यहाँ पे एक एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। ये क्या होती है अपनी सैंडमेयर अभिक्रिया। फिर बच्चों यहाँ पे लिखा है गेटरमैन अभिक्रिया। तो गेटरमैन अभिक्रिया में क्या होती है, अपन क्यूपरस हैलाइड की जगह अपन सैंडमेयर अभिक्रिया में क्यूपरस हैलाइड की जगह क्या लेने लगते हैं, कॉपर चूर्ण। तो ये अभिक्रिया हो जाती है अपनी क्या, गेटरमैन अभिक्रिया। फिर आता है बच्चों एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, ठीक है। एरोमेटिक प्राथमिक अमीन कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया से संबंधित है, ठीक है। फिर है अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न, ठीक है। तो अमोनिया के क्या होते हैं, एल्किल जो व्युत्पन्न होते हैं या एरिल व्युत्पन्न होते हैं, उनको कहते हैं बच्चों एमीन। क्या कहते हैं, एमीन। ये सभी का कहलाते हैं अपने एमीन। बात आ जाती है बच्चों अंतिम अध्याय की, जैव अणु की, अध्याय 14 की। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों यहाँ पे सही विकल्प में कि हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन बच्चों एक प्रोटीन है, जो कैसा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो आरएनए में बच्चों यहाँ पे थायमिन नहीं पाया जाता, उसकी जगह में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ पे जो थायमिन है वो सही आंसर रहेगा। फिर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कि कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा O2 का अभिगमन करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है ना। फिर बच्चों यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे लिखा है कि शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के रोग हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है मेरास्मस, ठीक है, इस प्रकार लिख लेते हैं, कौन सा, मेरास्मस रोग, और यहाँ पे लिखा है क्योसियॉर्कर रोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्योसियॉर्कर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है। फिर है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों क्या, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ठीक है, ये रक्त के थक्का बनाने में आवश्यक प्रोटीन है। फिर है 2 अमीनो अम्ल अणुओं के मध्य बना बंध कहलाता है बच्चों, क्या बंध कहलाता है, पेप्टाइड बंध कहलाता है, ठीक है। CONH जो बंध है वो क्या कहलाता है, अपना पेप्टाइड बंध। अगला बच्चों यहाँ पे प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की संरचना, ठीक है बच्चों, किस प्रकार होती है, पेप्टाइड बंध 2 अमीनो अम्लों के बीच में बनता है, और बहुत सारे जब ये बंध बनते हैं तो क्या बन जाता है, वो प्रोटीन। DNA में बच्चों क्या आ जाएगा इसका आंसर, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है DNA में, ठीक है। और द्विकुंडलित संरचना किसकी होती है बच्चों, DNA की, ठीक है, द्विकुंडल के रूप में इनकी संरचना होती है DNA की। तो इस प्रकार बच्चों सभी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं ये पूर्ण हो गए हैं, ठीक है। यदि किसी अध्याय में आपको कठिनता लगती होगी और वो ना बनता होगा तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वो अध्याय पूर्ण करा दिया जाएगा।